हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पीजीटी में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस को किया था जो कि आपके ब्लड से रिलेटेड थे। इस क्लास में भी हम पीजीटी 2016 के प्रश्नों को करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ज़्यादातर 2021 के प्रश्नों को कवर किया था और कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चंस भी थे जो आपके लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं परीक्षाओं में, गेस्ट पेपर की तरह थे। अब इसी तरह से ये भी वन लाइनर ही है आपके सारे के सारे। 30 नंबर से स्टार्ट होगा ये, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस भी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीजीटी 2016 का प्रश्न है ये। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, यानी कि कौन बदलता है? तो थ्रोम्बिन प्रोटीन बदलता है, इसे आप याद रखिएगा। रक्त जमने की प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ये कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स, ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। जैसे चोट लगता है, चोट लगने पे एयर जाता है, हमारे बॉडी पे एयर कांटेक्ट होता है, तो बिम्बाणु जो भी होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और आपका विटामिन के से मिल करके थ्रोम्बिन बनाते हैं। अब देखिए, हमेशा क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो आप लोग हमेशा आंसर लगाते हैं विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के का यूज यहीं पर होता है, इसी कारण से ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और एक धातु का प्रयोग होता है, यानी कि एक मिनरल का भी यूज होता है, वो मिनरल है आपका कैल्शियम। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेप में थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और विटामिन के मिलते हैं, तो ये थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन फिर थर्ड स्टेप पे फाइब्रिनोजन से मिलता है, और ये फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये दोनों आपस में मिलकर के फाइब्रिन बनाते हैं। फिर लास्ट स्टेप में फाइब्रिन जब बन जाता है, एक जालीनुमा संरचना बन जाती है, तो उसमें जो भी रक्त के कणिकाएं हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आकर के वहां पे चिपक जाते हैं, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, यानी कि रक्त का जमाव वहां पर हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य वयस्क व्यक्ति में रक्त की औसत मात्रा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। 5 लीटर होता है सामान्य और रक्त की औसत मात्रा। आप 5 से 6 लीटर के बीच में भी लिख सकते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी कहते हैं। या अगर क्वेश्चन पूछता है इसके अपोजिट में कि प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, तो प्लेटलेट्स को भी हम थ्रोम्बोसाइट्स ही कहते हैं। फिर है, शरीर में ऊतक और ऑक्सीजन के मध्यवर्ती का काम कौन करता है, यानी कि मीडिएटर का काम। यानी कि हमारे टिश्यू तक, हमारे ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो आपको पता है कि ब्लड है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को या ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, और कोशिकाओं से ही वो ऊतक तक पहुंचते हैं, ऊतकों से फिर हमारे शरीर के अंगों तक, फिर हमारे पूरे शरीर में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन इज अ मीडिएटर फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त हानि की रोकथाम क्या कहलाती है? तो रक्त हानि की रोकथाम को हम कहते हैं रक्त का थक्का जमना। ठीक है, रक्त हानि कब नहीं होगी? जब रक्त का थक्का जम जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन के किस भाग से जुड़ता है? तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा कि ऑक्सीजन, कल की क्लास में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन के बॉन्ड्स जुड़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अणु अणु जो होता है हीमोग्लोबिन के किस भाग से जुड़ता है? तो ये हीम यानी कि आयरन से जुड़ता है, और ग्लोबिन क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास बहुत जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं ताकि आप बस रिवाइज कर सकें इस चीजों को। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, रक्त का पीएच मान क्या है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है पीएच स्केल पे, इसीलिए ये अल्कलाइन यानी कि क्षारीय होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, नवजात को हीमोलाइटिक रोग किसके कारण होता है? तो नवजात शिशुओं में एक रोग देखा जाता है हीमोलाइटिक रोग, ये होता है आरएच असंगतता के कारण। ठीक है, आरएच असंगतता का मतलब कि अगर माता या पिता का किसी में भी पॉजिटिव या नेगेटिव आरएच फैक्टर है, तो बच्चों में इस रोग के होने की संभावना अधिक रहती है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कि रक्त की प्रकृति हल्की क्या होती है? तो अभी हमने ऊपर देखा है क्वेश्चन, बस उस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया था। तो रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय, और ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं 2016 की परीक्षा में। अब कुछ प्रश्न 2013 के परीक्षाओं का देख लीजिए। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त संयोजी ऊतक होता है। कल के भी क्वेश्चन हमने किए थे तो उसमें हमने देखा था। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण रुधिर लाल रंग का दिखाई देता है? तो ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, हीमोग्लोबिन के कारण।
और देखिए अगर आप पीडीएफ मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप लगातार कंटिन्यू बेसिस पे एनालिसिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएंगे कि क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, बस क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या होते हैं थोड़े थोड़े चेंज कर दिए जाते हैं, मॉडिफाई कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट समझना मतलब जरूरी है। और ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, तो इसलिए एंड तक पूरा देखिएगा। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। पुरुषों में ये 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और महिलाओं में लगभग 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब कुछ अन्य प्रश्न जो मैंने बनाए हैं बुक से, चैप्टर से आप लोगों के, उनको भी देख लीजिए। रक्त में प्रतिस्कंदक यानी कि एंटीकोगुलेंट पदार्थ कौन सा होता है? तो हेपेरिन होता है। हमारे शरीर के अंदर, रक्त के अंदर हेपेरिन होता है जो रक्त को क्या करता है? जमने नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि अगर रक्त हमारे शरीर में जम जाएगा तो क्या होगा? ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और हमारी मृत्यु हो सकती है। तो हेपेरिन इज एंटीकोगुलेंट, ये मटेरियल है जो क्या करता है? हमारे शरीर में रक्त को नहीं जमने देता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप के आविष्कारक कौन है? तो ब्लड ग्रुप के आविष्कारक है कार्ल लैंडस्टीनर, इसलिए इन्हें 1911 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह में प्रतिकारक यानी कि एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। ठीक है, ए बी रक्त समूह में क्या नहीं होता है? तो इसमें प्रतिकारक यानी कि एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, लेकिन एंटीजेंस दोनों पाए जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो देखिए 90 से 120 दिनों में हमारा ब्लड जो होता है वो आता है हमारे प्लीहा यानी कि स्प्लीन में, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, और यहीं पर स्टोर होता है, इसीलिए इसे हम ब्लड बैंक कहते हैं। स्टोरेज हाउस ऑफ ब्लड भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं, जो कि कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। किडनी को ही हम वृक्क भी कहते हैं और गुर्दा भी कहते हैं। नाम अलग अलग देता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या है? तो ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आपका पूछा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो आपके डिफरेंट होम साइंस के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, आरपीएससी में, बीपीएससी में, तो इसलिए मैंने उनको भी इंक्लूड किया है, आप इसे जरूर देखिएगा। और पॉइंट टू पॉइंट देखिए दोस्तों, नोट करते जाइए। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपके दिमाग से भूल जाए, पर अगर आपको नोट करने की आदत नहीं है, आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, आप रिटेंशन कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ही 1 से 2 बार जरूर देख लेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षा में। लगभग सामान्य स्तर 140 से 180 mg पर डेसीलीटर होता है। अति रक्तस्राव यानी कि हीमोफीलिया क्या है? तो ये एक अनुवांशिक विकार है। अति रक्तस्राव हीमोफीलिया कहा जाता है इसको। ठीक है, ये एक तरह का अनुवांशिक रोग होता है जिसमें यदि अगर रक्त का बहाव प्रारंभ हो जाता है तो वो उसे रुकने में समय लगता है, अधिक समय लगता है, और कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाएगा, वैसे तो उसका नेचर क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है, लेकिन अगर वो अम्लीय हो जाएगा तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कम वहन करेगा तो फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक बहुत कम मात्रा में पहुंचेगा, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ हमारी मृत्यु भी हो सकती है अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 2 लाख से अधिक होती है। देखिए दोस्तों, कल की क्लास में हमने 2021 के क्वेश्चंस को देखा था और कुछ अदर क्वेश्चंस भी देखे थे। इस क्लास में हम और इससे रिलेटेड जो भी हमारे ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं हम उन सभी को कवर करेंगे। तो क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, आप सभी समझदार हैं, आप कर ही देंगे मुझे पता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कि स्वस्थ मनुष्य में रक्त प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो 2 लाख से अधिक होती है। रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो रक्त में प्रोटीन की मात्रा 8% के करीब होती है, जो कि आपके प्लाज्मा में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है? ग्लोबिन का विघटन का मतलब कि ग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होता है तो वो किसके फॉर्म में होता है? क्योंकि ग्लोबिन ऑलरेडी एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन जब भी टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा प्रोटीन का, तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि अमीनो अम्ल में या अमीनो एसिड में टूटता है। तो ग्लोबिन का विघटन हमेशा अमीनो अम्ल के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है?
तो प्लीहा या स्प्लीन जहाँ पर जाकर के हमारा आरबीसी जो है 90 से 120 दिनों के बाद से डेड हो जाता है, उसी को हम ग्रेवयार्ड या फिर कब्रिस्तान भी कहते हैं, स्टोरेज हाउस भी कहते हैं, स्टोरेज बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? अभी हमने ऊपर किया है इस क्वेश्चन को, और देखिए ये सेम क्वेश्चन आरपीएससी 2022 और टीजीटी 2016 में भी पूछा गया है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए सबसे आवश्यक विटामिन होता है विटामिन के। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आरबीसी के परिपक्वन के लिए आवश्यक है? यानी कि आरबीसी जो होता है, जब भ्रूण अवस्था होती है, एम्ब्रियो स्टेज होता है, तो ये क्या होता है? अपरिपक्व होता है। लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट होता है तो ये परिपक्व होने लगता है, यानी कि मैच्योर होने लगता है। तो इसमें विटामिन कौन सा है जो आरबीसी के परिपक्वन के लिए यानी कि उसके मैच्योर होने के लिए आवश्यक होता है? तो वो है हमारा विटामिन B12, जिसको हम साइनोकोबाल अमीन भी कहते हैं। और कई बार ये प्रश्न भी आता है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो इसमें कोबाल नामक धातु उपस्थित होता है, इसीलिए इसका नाम है साइनोकोबाल अमीन। ठीक है, कई बार प्रश्न ये भी आता है कि साइनोकोबाल किस विटामिन का रासायनिक नाम है या विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो भी क्या हो जाएगा आपका साइनोकोबाल अमीन। देखिए, एक क्वेश्चन को अगर आप कई एस्पेक्ट से देखेंगे, कई सारे डायमेंशन से देखेंगे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसीलिए नोट जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन, रक्त में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? ठीक है, तो रक्त में सर्वाधिक मात्रा में एल्ब्यूमिन पाया जाता है, और ये एल्ब्यूमिन ही क्या है हमारा, कल के क्वेश्चन में वाटर से रिलेटेड था, आप उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा। ये अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो उसके व्हाइट पार्ट में होता है। अब रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? तो इसको हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया का क्या नाम है? ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने अब बनाए हुए हैं, इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावना रहती है, क्योंकि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि रक्त का निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम हीमोपोइसिस कहते हैं। जरूर याद रखिएगा, हीमेटोलॉजी इसकी स्टडी को कहते हैं, और हीमोपोइसिस क्या होता है? जब रक्त निर्माण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जब मतलब रक्त निर्माण हो रहा है तो उसको हीमोपोइसिस कह रहे हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 59 नंबर की, आरबीसी के विघटित होने यानी कि आरबीसी के टूटने को क्या कहते हैं? तो इसे हम हीमोलाइसिस कहते हैं। अब इन तीनों टर्म्स को आप अच्छे से याद रखिएगा कि रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी, रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस, और आरबीसी के विघटित होने को हम क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, 60 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित कार्बनिक घटक कौन सा है? तो रक्त में उपस्थित कार्बनिक घटक हमारा क्या है? सॉरी, अकार्बनिक घटक कौन सा है? तो अकार्बनिक घटक हमारा इसमें आयरन यानी कि लोहा है। अब लास्ट के हमारे टीजीटी 2021 के पूछे हुए प्रश्न है कुछ, रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा क्या होती है? तो रक्त में शर्करा यानी कि शुगर का जो लेवल होता है हमारी बॉडी में, वो नॉर्मली 80 mg पर 100 ml होता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन टीजीटी 2021 में आया था। देखिए, टीजीटी में ज्यादातर इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत 2-4% क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन पीजीटी में आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जो भी बच्चे पीजीटी वाले हैं वो जरूर से जरूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शिशुओं की नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो 120 से 150 प्रति मिनट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? यानी कि जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो कब हार्ट उसका पंप करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, यानी कि 0 से लेकर के चौथे सप्ताह, 4 सप्ताह की जो अवस्था होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणावस्था कहते हैं। और इसी के चौथे सप्ताह में ही ये क्या होता है? हृदय जो होता है भ्रूण का स्पंदन करने लगता है। अगला क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा हुआ है 64 नंबर कि नवजात शिशु की प्रति मिनट स्पंदन दर कितनी होती है? तो नवजात शिशु की प्रति मिनट स्पंदन दर होती है 150 बार। अभी देखिए, यहाँ भी हमने किया है 120 से 150 पर मिनट होती है नाड़ी दर, स्पंदन दर वही चीज है। अच्छा, हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए हमें लोहे की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ हमें प्रोटीन की भी आवश्यकता होगी। ये प्रश्न आपका टीजीटी 2016 में पूछा हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किन 2 तत्वों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, आयरन और फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9, इनकी आवश्यकता होती है हमारे ब्लड को बनने के लिए, हमारे हीमोग्लोबिन के निर्माण में। तो दोस्तों, ये थे आपके ब्लड से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस जो होम साइंस से रिलेटेड आपके टीजीटी, पीजीटी,
आपके आरपीएससी, बीपीएससी में लगातार 4 से 5 सालों में पूछे गए हैं। इसके अलावा 2009 तक के भी क्वेश्चंस को मैंने आपको कराया है। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक टीजीटी, पीजीटी के एस्पायरेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरी इन्हीं छोटी-छोटी वीडियोस को अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे देख लेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन आप लोग मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप लोग इसे शेयर करेंगे, पूरी वीडियो वॉच करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को आप लोग फॉलो भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरह की एक धमाकेदार नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।